हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। आप सभी को पता है कि जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बीपीएससी टीआरई, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 6 to 8। और जिनका फीस सब्जेक्ट है एसएसटी, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी है, यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। और आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा पहले मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी करा लूँगा। और वही चीज़ दूसरी, जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के पूरे कराऊंगा। और तीसरी चीज़, जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें करा दूंगा और एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। बाकी आपको जो कोचिंग पेड कोर्सेज कहीं भी लेना हो ले लीजिए, लेकिन एंड में आपको यही देखने को मिलेगा कि कोई क्वेश्चन फंसा नहीं। क्यों? क्योंकि नोट्स वगैरह शॉर्ट्स में होते हैं, मेन मेन चीज़ें लिखी जाती हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। और रिसेंट एग्जाम के ट्रेंड्स को देखते हुए जो किताब पढ़ रहा है वही सारे क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया मैंने। आप आज इस वीडियो में, एक ही वीडियो में, क्लास 7 की हिस्ट्री की पूरी क्वेश्चंस पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दूंगा। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 10 से चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो पहला ही क्वेश्चन है, खलीफाओं का प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? पहला है सुन्नी, दूसरा है शिया, तीसरा है सुन्नी और शिया दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुन्नी, ठीक है। सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले पहले मुस्लिम थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्स्थ लिपि कैसे लिखी जाती थी? जो सिक्स्थ लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर, बाएं से दाएं ओर, वहीं 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका दाएं से बाएं ओर। जो सिक्स्थ लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका मानचित्र कब बनाया गया? पहला है सन 1153 में, दूसरा है सन 1154 में, तीसरा है सन 1151 में, चौथा है सन 1156 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1154 में बनाया गया भारतीय महाद्वीप का मानचित्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकाल में, जो मध्यकाल है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है मिट्टी के सामान बनाने के लिए, सूत की कताई के लिए, दूसरा है बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, तीसरा चौथा है सिंचाई के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सिंचाई के लिए। जो रहट है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है। अब इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में। तो माय डियर फ्रेंड्स हम आ गए अध्याय 2 में, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो आइए देखते हैं नए राजा उनके राज्य में, ठीक है। इसमें करीबन कितने क्वेश्चंस हैं नए राजा और उनके राज्य में? लगभग क्वेश्चंस हैं इसमें 9, ठीक है, 9 क्वेश्चंस हैं। आइए 9 क्वेश्चन को कवर करते हैं अच्छे से। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? जो सोमनाथ मंदिर था उसको किसने लूटा था? पहला है महमूद गजनवी, दूसरा है सिकंदर ने, तीसरा इब्राहिम लोदी, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, जो राज तरंगिणी है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है कल्हड़, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? राज तरंगिणी लिखी गई थी कल्हड़ के द्वारा, ठीक है। राज तरंगिणी को किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ? तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे और भैया मोहम्मद गोरी थे, इनके बीच में युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। पहला 1191 से 1192 के बीच में, 1191 में से 1193 के बीच में, तीसरा 1192 के 1194 के बीच में, चौथा है 1195 से 1999 के बीच में। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 1191 से 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंजावुर के बृहदीश्वर
मंदिर का निर्माण किस चोल शासक द्वारा किया था? तो तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तो पहला है विजयालय, दूसरा है राजेंद्र प्रथम, तीसरा है राजराज प्रथम, चौथा है परांतक प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, राजराज प्रथम ने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे, दक्कन के राष्ट्रकूट थे किसके सामंत थे? पहला है कर्नाटक के चालुक्य को, दूसरा है चोलों के, तीसरा केरल के चेर शासकों के, चौथा है वेंगी के चालुक्यों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का, क्या हो जाएगा? पहला, कर्नाटक के चालुक्यों के थे। ठीक है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यों को। अब छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो छठवां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, किसके बारे में कहा गया है कि जो राष्ट्रकूट शासक थे दंती दुर्ग, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें पहला क्या है? उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका। तो उसने चालुक्य शासक जो थे उसको उखाड़ फेंका था। दूसरा, उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक का एक यज्ञ किया था। उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक क्या था? एक यज्ञ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, छठे का तीसरा हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा दोनों है कि उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका था और उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ भी किया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। करों के बारे में निम्नलिखित चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो करों के बारे में दिया गया है कि जो कर है उनके प्रकार के बारे में चोल शिलालेख में क्या उल्लेखित था, उन पर विचार करिए। पहला है, वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। तो जो वेट्टी है किस प्रकार का? एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। वहीं दूसरा है, कदमई एक भू राजस्व था। कदमई क्या था? एक भू राजस्व था। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका मतलब ये है कि इसमें केवल दो, ये पहला वाला गलत है। ठीक है, दूसरा कदमई एक भू राजस्व था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। त्रिपक्षी संघर्ष जो है उसके बारे में विचार करिए। तो पहला है, कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षी संघर्ष का एक कारण था। दूसरा है, प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका 8th का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, मतलब कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षी संघर्ष का ही एक कारण था, वहीं प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षी संघर्ष हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए माय डियर फ्रेंड्स हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि उत्तर मेरूर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान, जो उत्तर मेरूर शिलालेख है किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो पहला है, चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था, इसमें उसका विस्तृत विवरण है। वहीं दूसरा है, पांड्य काल के दौरान अपनाई गई नई सिंचाई प्रणाली। तीसरा है, पल्लव शासक द्वारा अपनाई गई मंदिर वास्तुकला के बारे में विस्तृत जानकारी। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स पहला ही। ठीक है, जो उत्तर मेरूर है शिलालेख इस किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? चोल काल के में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था, इसमें उसका विस्तृत विवरण था। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर, क्लास 7 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी और एससीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? ऑप्शन पहला है 1296, दूसरा है 1236, तीसरा है 1240, चौथा है 1256। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 1236। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर 1236 में बैठी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राजनीतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? जो राजनीतिक मुद्रा था भाई साहब, वो चलाने वाला सुल्तान कौन था? पहला है मोहम्मद गोरी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है बलबन, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत जो है उसका अंतिम राजवंश कौन था? तो पहला है तुगलक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है लोधी वंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो कौन था? वो था लोधी वंश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा कंटेंट आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, जिसमें इसमें लेकिन दम इसी में है, इतना लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, जब आप पेपर देने जाएंगे तब
वैल्यू आपको पता चलेगी। हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है? हौज खास कहाँ पे है भाई? दिल्ली में। दूसरा है आगरा, तीसरा जयपुर, चौथा उदयपुर। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होने वाला है दिल्ली में हौज खास है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो भाई इब्न बतूता के बारे में भी क्वेश्चन आ गया। तो पहला है ईरान, दूसरा इराक, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मोरक्को। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था आप बताइए? चौथा इसका राइट है, मोरक्को से आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। जो कुव्वत उल इस्लाम है मस्जिद, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका पहला ऑप्शन है कि यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। दूसरा है इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। इसका पहला ही आंसर सही होगा कि यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अध्याय 3 भी। अब चलते हैं अध्याय 4 पे। ठीक है, किस पे चलते हैं? अध्याय 4 पे। 4 पे जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। तो आइए, मुगल साम्राज्य में कितने क्वेश्चन है? मुगल साम्राज्य में 7 क्वेश्चन है। आइए इसको कवर करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो अकबर जो थे उनके द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है फतेहपुर सीकरी, चौथा है अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुर्रम किसका पुत्र था? जो खुर्रम थे भाई, खुर्रम साहब किसके पुत्र थे? ठीक है, खुर्रम साहब किसके पुत्र थे? तो पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है दारा शिकोह, चौथा है औरंगजेब। तो खुर्रम खां इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला। ठीक है, मतलब जहांगीर के पुत्र थे खुर्रम शाह। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 कहा जाता है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। पहला है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर, चौथा औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया? किस जनजाति, कौन सी ऐसी जनजाति थी जो मुगल शासकों को 17 बार हराया था? पहला है अहोम, दूसरा है भील, तीसरा है गोंड, चौथा है बंजारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का पहला। ठीक है, अहोम जनजाति थी मुगल शासकों को 17 बार हराया था इसने। ठीक है, सोच सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया? क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन पहला है 1527, 1529, तीसरा है 1528, चौथा है 1526। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि चौथा। ठीक है, 1526 में। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शासन को स्थापित किया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो मुगल सम्राट जो बाबर हैं उनकी कथनों पर विचार करना है। पहला, वह 1494 में फरगाना का सिंहासन में सफल हुआ। दूसरा है 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। तो 1526 में उसने क्या किया? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो छठे का इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, छठे का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा मतलब यह है कि पहला भी दूसरा दोनों सही है। इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। वह 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ। दूसरा है 1526 में उसने दिल्ली को सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फिर हम चैप्टर नंबर 5 में आ जाएंगे। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? जो मुगलों की जागीर है दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? ऑप्शन 1 है खालिशा, दूसरा है इनाम, तीसरा है वक्फ, चौथा है इक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्ता। ठीक है, इक्ता ऐसी चीज है जो मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5। तो हम आ गए चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है शासक और इमारतें। तो ठीक है, शासक और इमारतें के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसका है माय डियर फ्रेंड्स,
कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? जो कुतुब मीनार है इसकी पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है इल्तुतमिश ने, दूसरा है बलबल ने, तीसरा अकबर ने, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस राजा ने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला है राजा धंगदेव चंदेल, दूसरा है अशोक, तीसरा है राजा राजेश्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला। ठीक है, राजा धंगदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का चौथा, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मुगल वास्तुकला से संबंधित पितारा दूरा क्या है? जो मुगल वास्तुकला है उससे संबंधित पितारा दूरा क्या है? पहला है मस्जिद निर्माण की तकनीक, दूसरा है संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, तीसरा है मकबरा निर्माण की तकनीक, चौथा है किले की ऊंचाई को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। तो ये एक संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है पितरा दूरा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हौज सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? जो हौज सुल्तानी है माय डियर फ्रेंड्स किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला। ठीक है, इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चर्च वाली गोथिक शैली, जो चर्च वाली गोथिक शैली है का पहली बार निर्माण किया गया था ब्रिटेन में, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें का दूसरा, फ्रांस में चर्च वाली गोथिक शैली पहली बार फ्रांस में बनवाई गई थी। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम आ गए चैप्टर नंबर 6 पे, नगर व्यापारी और शिल्पकार। तो आइए देखते हैं नगर व्यापारी और शिल्पकार के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हम्पी नगरी कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है? जो हम्पी नगर है वो कहाँ पे स्थित है? पहला है कृष्णा, दूसरा है तुंगभद्रा, ठीक है, और तीसरा क्या है? पहला और दूसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा दोनों, कृष्णा और तुंगभद्रा हम्पी नगर में हम्पी नगर की नदियों से घाटी में स्थित है। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पहला हो जाएगा अजमेर, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा जयपुर, चौथा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अजमेर में। जो सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीदर के शिल्पकार किस जुड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? जो बीदर के शिल्पकार थे वो किस जुड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे तांबा के लिए। ठीक है, चांदी के लिए भी प्रसिद्ध थे, तांबा के लिए भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, दोनों आंसर, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो बीदर के शिल्पकार चांदी के लिए भी फेमस थे और तांबा के लिए भी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है सूरत, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का दूसरा, सूरत। किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। ठीक है, किसे कहा जाता है? सूरत को। अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम्पी के बारे में दिया गया है। ठीक, हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो हम्पी है वहां के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। कहाँ पे? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। दूसरा है, इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। तो हम्पी के बारे में दिया गया है। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड तीसरा। तो पहला दूसरा दोनों इसका सही है। ठीक है, मतलब हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में ही स्थित है, और दूसरा, इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 6 भी। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, अब हम आ गए
अध्याय नंबर 7 पे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर के बादशाह अकबर ने क्यों बनाया था। तो जो गख्खर लोग थे, ठीक है, इसका क्वेश्चन है गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर खां को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था। तो पहला है मनसबदार, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है सेनापति, चौथा है राजस्व मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का पहला ही मनसबदार बनाया था। ठीक है, गख्खर के लोगों के मुखिया कमाल खान ने गख्खर खां को बादशाह अकबर का मनसबदार बनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी। उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी। पहला है नागा, दूसरा है अहोम, तीसरा है मुंडा, चौथा है बलोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स चौथा। ठीक है, बलोच। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति बलोच थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेरी लोगों पर हमला कब किया था। चेर लोगों पर। तो पहला है 1590, दूसरा है 1591, तीसरा है 1560, चौथा है 1592। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा दूसरा। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया था। ठीक है, अब चलते हैं चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो अहोम राज्य है जहाँ पे वहां उनसे जबरन काम लिया जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था। इसका पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है पाइक, पहला ऑप्शन है पाइक है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है भुइया, तीसरा ऑप्शन है कोजहाजो, चौथा है बुरंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, पाइक। ठीक है, पाइक कहा जाता था उन्हें, जिनसे अहोम राज्य में जबरन काम लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गख्खर जनजातियों के बारे में दिया गया, पहला है गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खान गख्खर था। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार बनाया गया था। तो पांचवे का क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, पांचवे का जो आंसर है वो पहला ही हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इसका राइट पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला केवल एक सही है। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम धीरे धीरे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए चैप्टर नंबर 8 पे, तो जिस टॉपिक का नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला ही क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कब किया। तो पहला है 1609 में, दूसरा है 1606 में, तीसरा है 1679 में, चौथा है 1699 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, 1699 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। नयनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते हैं। नयनार संप्रदाय के लोग किसकी भक्ति करते हैं। पहला है शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है इंद्र, चौथा है ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला। ठीक है, शिव। नयनार संप्रदाय के लोग शिव की भक्ति करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। तो 1606 ईस्वी में ऐसे कौन से गुरु थे जिनको मृत्युदंड दिया गया था। तो पहला है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु नानक देव, चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स दूसरा। गुरु अर्जुन देव जो थे इनको मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी। संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी। तो पहला है गोंड राजा अमनदास ने, दूसरा है रमनदास ने, तीसरा है मान सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का पहला। गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया। तो पहला है लैटिन भाषा, दूसरा फ्रेंच भाषा, तीसरा जर्मन, चौथा स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जर्मन में किया था। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। पहला है मैथिली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा संस्कृत, चौथा है अवधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अवधी। अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 पे आ जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। अलवार तथा नयनार संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
जो अलवार और तथा नैनार के संत थे। तो पहला है 63 नैनार और 12 अलवार संत थे। दूसरा है दिव्य प्रभुधाम में नैनार के गीत संकलित किए गए हैं। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो इसका पहला ये गलत है, तो ये बात सही है कि 63 नैनार और 12 अलवार ही संत थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और कोटों में से हमें सेलेक्ट करना कौन सा सही है। यह 15वीं और 16वीं वली द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला। यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? सूफी, देख लीजिए आप, सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन पहला, यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला। दूसरा है यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वाली द्वारा स्थापित किया गया था। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, कौन सा सही है? पहला और दूसरा। ठीक, पहला और दूसरा दोनों सही है इसमें। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो अब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आ गए अध्याय 9 में, चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 में क्या दिया गया है, आइए उसको कवर करते हैं अच्छे से, और कितने क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है इसका। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं इसके। दोचाला और चौचाला, दोचाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहला है बिहार, दूसरा है दिल्ली, तीसरा राजस्थान, चौथा बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का चौथा। ठीक है, बंगाल। क्या है? बंगाल। दोचाला और चौचाला स्थापत्य शैली बंगाल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मणि प्रवालम क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मणि प्रवालम क्या है? तो पहला है नृत्य शैली, निर्माण कार्य शैली, चित्रकला शैली, लेखन शैली। तो मणि प्रवालम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का चौथा। ठीक है, चौथा क्या है? लेखन शैली है। ठीक है, मणि प्रवालम एक लेखक शैली है एक प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट लोग कौन से हैं? पहला है व्यापारी, दूसरा है शिल्पकार, तीसरा है कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग, चौथा है योद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का तीसरा। ठीक है, कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग को राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चित्रकला की बसोहली शैली, जो चित्रकला है उसकी बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, चौथा हिमाचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का चौथा। ठीक है, हिमाचल। चित्रकला की बसोहली शैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में इसका विकास हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? तो पहला है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है असम। तो इसका पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स दूसरा, बंगाल। ठीक है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल से। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। दूसरा है इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये पहला आंसर यही सही हो जाएगा। यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस तो जैसा आप सभी को दिख रहा है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन है जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो जोधपुर के जो राजा थे उनको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? पहला है गुजरात, दूसरा है बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का पहला। क्या हो जाएगा? पहले का पहला। ठीक है, गुजरात की कहाँ मिली थी सूबेदारी? बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था? जो बंदा बहादुर भाई साहब थे इनको कब मार दिया गया? तो पहला है 1708, दूसरा है 1699, तीसरा 1716, चौथा 1705। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का तीसरा? ठीक है, 1716 में बंदा बहादुर को मार दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब बोला? जो नादिर शाह भाई थे ये दिल्ली पर आक्रमण कब बोलते हैं?
तो दिल्ली पे आक्रमण बोलते हैं। पहला है 1750, दूसरा है 1739, तीसरा है 1716, चौथा है 1705। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स दूसरा। ठीक है, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो जाट लोग थे वो अंबर और आगरा की शैली को समन्वय करते हुए विशाल बाग महत्व का बनाया। पहला है दीग, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है भरतपुर, चौथा है आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का पहला। ठीक है, दीग। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पांचवें का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का चौथा हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी सही से मिलान किया गया है। ठीक है, तो सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, नागपुर, तो ये सही है। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 7th की कंप्लीट हिस्ट्री की जो क्वेश्चंस होते हैं पीछे उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लास 6th और 7th की कंप्लीट हो गई और कल मैं 8th की भी कंप्लीट करा दूंगा। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। अगर कमेंट में जरूर मेंशन करिए, हो सकता है वीडियो आपको सही से ना मिले, लेकिन आप यहाँ पे जो आपको समझना है वो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कोचिंग से गाइडेंस जरूर लीजिए, लेकिन नोट्स वोट्स से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, मैं कंटेंट कम समय होने के पास मैं ऐसा करा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। ठीक है, चाहते तो मैं इसको प्रॉपर करा सकता था, लेकिन समय कम है तो उसके हिसाब से हमें रणनीति बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। चलिए फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।